हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप कि आपको ये मानवा अच्छी लगे। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरुआत में हमें एक एंकर को दिखाया जाता है जो अभी अनाउंस कर रहा था 32nd चार्ल्स इंटरनेशनल म्यूजिक कंपटीशन का विनर है गु शी। गु शी हमारे इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जिसे मैं सी पुकारूंगी। आज उसे चार्ल्स इंटरनेशनल म्यूजिक कंपटीशन का अवार्ड मिल रहा था जो कि बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इस क्लासिकल म्यूजिक कंपटीशन को सबसे पहले 1896 में किया गया था चार्ल्स फ्रांसिस के द्वारा। तब से ये कंपटीशन हर साल आयोजित किया जाता है। इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए हर कंट्री से एक फाइनलिस्ट को चुना जाता है। ये अवार्ड बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस है। कहा जाता है कि जो भी इस अवार्ड को जीतता है उसे म्यूजिकल का जीनियस कहा जाता है। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर यानी कि सी इस अवार्ड को जीत चुका था। अभी वो सोच रहा होता है फाइनली मुझे ये मिल ही गया, अब फादर मुझे जरूर अप्रूव करेंगे। पर घर पे जब वो ये अवार्ड अपने फादर को दिखाता है उसका फादर कहते हैं मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है। ये सुन के सी बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है और पूछता है क्यों? मैंने ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस सिक्योर किया है, क्या ये काफी नहीं है? जिस पे उसका फादर कहता है मैं तुम्हें हमेशा से कहता आ रहा हूँ कंपटीशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तुम्हारे म्यूजिक में कोई सोल नहीं है। हालांकि तुम्हारी टेक्निक बहुत अच्छी है पर ये ऑडियंस का दिल बिल्कुल भी छू नहीं पाई। फिर उसका फादर आगे कहता है मुझे खुशी है कि तुम इस कंपटीशन के चैंपियन बन गए हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम रियलाइज करो ऊपरी चीजों से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुन के सी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसका फादर कहता है जब तुम चार्ल्स सनराइज को परफेक्टली प्ले करोगे तब तुम मेरे पास आना और मुझसे आर्ग्यू करना कि मैं गलत था। जिसपे सी चिल्लाते हुए कहता है मैं इंटरनेशनल कंपटीशन में चार्ल्स सनराइज को बहुत अच्छी तरह से परफेक्टली परफॉर्म करूंगा। ये कंपटीशन 2 महीनों के बाद होने वाला था। अभी वो सोच रहा होता है मुझे कितनी भी बार रिजेक्ट क्यों ना किया जाए, मैं गिव अप बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये सुन के उसका फादर कहता है वेल मुझे इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अभी सी एक बुक को पढ़ रहा होता है। अभी वो जिस बुक को पढ़ रहा था वो चार्ल्स फ्रांसिस का था। इतनी मोटी बुक को पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ जाती है, पर जब उसकी आंखें खुलती है वो खुद को एक अलग ही जगह पे पाता है। वो परेशान होकर सोचने लगता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी उसे सुनाई देती है कोई वायोलिन प्ले कर रहा है। वो उस दिशा की ओर आगे बढ़ने लगता है। वो सोचने लगता है ये जगह तो किसी कैसल की तरह लग रहा है। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है मुझे तुम्हें ये कितनी बार बताना होगा, तुम सेकंड बार को बहुत जल्दी प्ले कर रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि कमरे के अंदर एक पर्सन वायोलिन बजा रहा था पर उससे गलती हो जाती है जिसकी वजह से उसका फादर कहता है अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो फिर 2 महीनों के बाद जो कोर्ट परफॉर्मेंस है तुम वहाँ पे कैसे पार्टिसिपेट करोगे। फिर वो पर्सन रूम से बाहर निकल जाता है और दरवाजा को बंद करते हुए कहता है तुम्हें इसी रूम में ही प्रैक्टिस करना होगा बिना लंच खाए। दोपहर को मैं वापस आऊंगा, अगर तुमने अपने गलतियों को फिक्स नहीं किया तो फिर आज तुम्हें डिनर भी नहीं मिलेगा। जो पर्सन वायोलिन बजा रहा था वो इस स्टोरी का सेकंड मेन कैरेक्टर है और उसका नाम है चार्ल्स। सी कमरे के अंदर झांकते हुए सोचने लगता है कितनी दुख की बात है। फिर वो आगे सोचने लगता है कुछ देर पहले मुझे भी ऐसी गाली मिली थी। चार्ल्स फिर से वायोलिन प्रैक्टिस करने लगता है। सी को उस धुन के बारे में पता था और वो सोचने लगता है वो फिर से बहुत तेज बजा रहा है। चार्ल्स को भी रियलाइज हो जाता है कि वो गलत प्ले कर रहा है। वो गहरी सांस लेता है और फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। उसकी मदद करने के लिए सी पियानो बजाने लगता है। ये देख के चार्ल्स हैरान में पड़ जाता है। सी कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे पियानो के टेम्पो को फॉलो करो। चार्ल्स उससे कुछ भी नहीं कहता है। वो फिर से प्रैक्टिस शुरू कर देता है। कुछ देर पहले उसके मन में जो इरिटेशन थी अभी वो दूर हो चुकी थी। सी सोचने लगता है अभी जाके उसकी रिदम करेक्ट हुई। प्ले खत्म होने के बाद वो चार्ल्स से पूछता है क्या तुम ये फिर से करना चाहते हो, पर चार्ल्स उसका चिन्ह पकड़ते हुए कहता है तुम कौन हो। सी सोचने लगता है तुमने मुझे इतनी जोरों से पिंच किया है, मैं भला कैसे जवाब दे सकता हूँ। फिर सडनली उसे रियलाइज होने लगता है मैं तो सपना देख रहा हूँ ना, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। फिर चार्ल्स अपने वायोलिन को नीचे रख देता है और उससे कहता है मुझे जवाब दो, तुम कौन हो। सी सोचने लगता है सडनली वो इतना स्कैरी क्यों लग रहा है। तभी चार्ल्स को फुटप्रिंट्स की आवाज सुनाई देने लगती है। वो सोचने लगता है फादर फिर से वापस क्यों आ रहे हैं। वो
जल्दी से सी का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। सी कहता है जरा रुको, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पर चार्ल्स उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। सी सोचने लगता है क्या इस लड़के में कोई प्रॉब्लम है? चार्ल्स उसे एक कमरे के अंदर ले जाता है और कहता है तुम्हें इधर उधर नहीं भटकना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सी तो अभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में था। वो कहता है जरा रुको, मुझे तुम्हारा नाम तो बता दो। चार्ल्स कहता है मेरा नाम चार्ल्स फ्रांसिस है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। सी को वो नाम बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लग रहा था। फिर वो आगे सोचने लगता है जरा रुको, ये तो वही नाम है ना, ये पर्सन सनराइज का कंपोजर है। फिर वो परेशान होकर सोचने लगता है उस बुक में उसकी बस बचपन की फोटो थी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये वही पर्सन होगा। फिर वो खुद को शांत करते हुए सोचने लगता है रुको, मुझे सोचने दो, कल मैंने क्या क्या किया था। कल मैं फादर को प्रूव करने के लिए सनराइज को परफॉर्म कर रहा था। फिर इसके बाद मैं घर पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था चार्ल्स के रिलेटेड। फिर मुझे नींद आने लग गई थी। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली मैं ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था। वो परेशान होकर सोचने लगता है क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा? फिर वो डोर ओपन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो बाहर देख सके, पर उसे याद आता है चार्ल्स ने उसे मना किया था बाहर ना जाने के लिए, इसीलिए वो बाहर जाने के लिए हिचकिचा रहा था। वो सोचने लगता है उसने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के मुझे यहाँ पे घसीट लिया और वो बहुत ही ज्यादा स्केरी और कोल्ड है। फिर वो गेट ओपन करते हुए सोचने लगता है नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा और जानना होगा आखिर मैं एग्जैक्टली कहाँ पे हूँ। जब वो कमरे से बाहर निकलता है उसे हॉलवे में एक पिक्चर दिखाई देती है। वो पिक्चर चार्ल्स की बचपन की पिक्चर थी। वो सोचने लगता है मैं सच में टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ चुका हूँ। फिर वो घबराते हुए सोचने लगता है ये कौन सा साल है, क्या रेवोल्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है? तभी वो एक सर्वेंट को आते हुए देखता है। वो सोचने लगता है क्या वो एक सर्वेंट है, मैं जाके उसे पूछता हूँ ये कौन सा ईयर है। वो उस सर्वेंट से मिलने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी चार्ल्स उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद करते हुए कहता है तुम्हें कोई आवाज नहीं करनी है। वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। सी सोचने लगता है मैं उसे धक्का भी नहीं दे पा रहा, आखिर इस पर्सन के साथ हुआ क्या है। जब वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है तब चार्ल्स उसे छोड़ देता है। सी गुस्से से कहता है आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? चार्ल्स कहता है मैंने तुमसे कहा था ना इधर उधर ना भटकने के लिए, तुम बाहर क्यों आए? सी कहता है तो फिर तुम्हें मुझे एक रीजन भी तो देना चाहिए था ना। जिस पे चार्ल्स कहता है मेरे फादर को स्ट्रेंजर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगे। सी पूछता है क्या तुम्हारे फादर कोर्ट के म्यूजिशियन है? ये सुन के चार्ल्स उससे पूछता है क्या तुम मेरे फादर को जानते हो? सी सोचने लगता है मैं उस पर्सन की लाइफ को गहराई से समझना चाहता था, पर मैं पर्सनली इसे एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता था। फिर वो आगे सोचने लगता है वैसे किताबों में तो लिखा गया था कि चार्ल्स एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है और वो बहुत अच्छी तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी करता था, और वहाँ पे ये भी लिखा गया था कि वो काइंड, जेंटल और हेल्पफुल है। फिर वो चार्ल्स को देखते हुए सोचने लगता है पर मेरे सामने जो पर्सन खड़ा है वो कोल्ड, एक्सप्रेशनलेस, अनअप्रोचेबल होने के साथ साथ अनसोशिएबल पर्सन है। ये सब कुछ सोच के अभी वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था।